दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है। आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने इस क्लास को शुरू किया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है और हर एक क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं। चाहे आपका आगामी उत्तराखंड क्लर्क का एग्ज़ाम हो या उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम हो या आगामी आने वाले जैसे सीजपाल या फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है? वृक्ष मित्र उपनाम से किसको जाना जाता है? तो जो जाना जाता है कुंवर दामोदर राठौर को जाना जाता है। किनको? तो कुंवर दामोदर राठौर को वृक्ष मित्र उपनाम से जाना जाता है। वृक्ष मित्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा लगभग 5 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य इन्होंने बनाया है। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? इनकी मृत्यु पिथौरागढ़ के अंदर होती है और मृत्यु कब होती है? 7 जून 2016 को कुंवर दामोदर राठौर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? तो पिथौरागढ़ के अंदर हो जाती है। उत्तराखंड के वृक्ष मानव उपनाम से किनको जाना जाता है? तो उत्तराखंड के वृक्ष मानव से विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। वृक्ष मित्र उपनाम कुंवर दामोदर राठौर को जाना जाता है। हालांकि हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि वृक्ष मित्र उपनाम से विश्वेश्वर दत्त सकलानी को भी जाना जाता है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस तरीके से हमें मिलने वाले हैं। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म जो होता है 1927 में। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब होता है? 1927 में होता है, मरोड़ गांव टिहरी में। ये वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुंदरलाल बहुगुणा किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। इनके द्वारा एक नारा दिया गया, हिमालय बचाओ देश बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया। विश्व विख्यात वन्य जीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर इन्होंने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की। इन्होंने 1981 में, इनको क्या करते हैं भैया, इन्होंने 1981 में क्या करा? पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। कब मना किया? 1981 में। किस सम्मान को लेने से मना कर दिया? पद्मश्री सम्मान लेने से इन्होंने मना कर दिया। 2009 में, कब? 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिलता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिलता है? तो 2009 में मिलता है। 1987 में राइट लिवलीहुड पुरस्कार इनको मिला है। 1987 में किस पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित हुए 1987 में। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करते हैं। किनकी? चंडी प्रसाद भट्ट की अगर बात करें तो इनका जन्म कब होता है? चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में, और कहाँ पर होता है? तो चमोली में होता है। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना 1964 में गोपेश्वर में इनके द्वारा की गई। किस ग्राम यानी किस स्वराज मंडल की स्थापना उन्होंने की? तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना 1964 में गोपेश्वर में करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। 1970 के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दुगड्डा नामक संस्था इनके द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1970 में बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दुगड्डा नामक संस्था बनाया गया। किनके द्वारा? चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है कि 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 1982 में सम्मानित किया गया। और किनको सम्मानित किया गया? चंडी प्रसाद भट्ट को सम्मानित किया गया। इनको पद्मश्री 1986 में मिलता है और पद्म भूषण 2005 में इनको प्राप्त होता है। इनको 1987 में ग्लोबल 500 पुरस्कार मिला। इनको 2019 में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला। 2019 में
31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित कौन हुए? तो चंडी प्रसाद भट्ट हुए। तो पहले प्रश्न से हमें इतने पॉइंट याद रखने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, एवरेस्ट फतेह करने वाली कुमायूं की प्रथम महिला कौन है? तो एवरेस्ट फतेह करने वाली कुमायूं की प्रथम महिला सविता मारतोलिया हैं। कौन है? सविता मारतोलिया हैं, जो कि नाकुरी गांव उत्तरकाशी की निवासी हैं। 1993 में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। एवरेस्ट फतेह कब करते हैं? तो 1993 में इनके द्वारा एवरेस्ट फतेह किया जाता है। रहने वाली किस डिस्ट्रिक्ट की हैं? तो उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। चंद्रप्रभा एतवाल की बात करें तो इनको माउंट गोट के नाम से जाना जाता है। किनको? चंद्रप्रभा एतवाल को माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। 1981 में चंद्रप्रभा एतवाल को अर्जुन पुरस्कार मिला। कब अर्जुन पुरस्कार मिला? तो 1981 में चंद्रप्रभा एतवाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में चंद्रप्रभा एतवाल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। राज्य की प्रथम महिला तेंजिंग नार्गे अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? तो चंद्रप्रभा एतवाल हैं। रीना धर्मसक्तु की बात करें, किनकी? रीना धर्मसक्तु की अगर हम बात करते हैं तो पिथौरागढ़ की रीना धर्मसक्तु ने स्कीनिंग का कीर्तिमान अटलांटिका में 2010 में स्थापित किया। ये लवराज धर्मसक्तु की पत्नी हैं। रीना धर्मसक्तु दक्षिणी ध्रुव के स्कीनिंग ट्रैक पर 40 दिन में स्कीनिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। बछेंद्री पाल की बात करें, बछेंद्री पाल किनकी? बछेंद्री पाल की अगर हम बात करते हैं तो बछेंद्री पाल उत्तरकाशी की निवासी हैं। बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। बछेंद्री पाल के द्वारा 1984 में एवरेस्ट का सफल आरोहण किया गया और जो कि उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो उत्तरकाशी की ये रहने वाली हैं और ये पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। ठीक है, पहली ये भारतीय महिला बनती हैं। बछेंद्री पाल को पद्मश्री 1985 में दिया जाता है। पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित होते हैं ये? तो ये 1985 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होते हैं और अर्जुन पुरस्कार से 1986 में ये सम्मानित होते हैं। कौन? बछेंद्री पाल। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें दूसरे क्वेश्चन से याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला कौन है? कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला कौन है? तो ये महिला है दुर्गा सिंह रावत। कौन है? दुर्गा सिंह रावत लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? कौन सी प्रथा? कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? तो ये कौल प्रजाति में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो कौल प्रजाति में कुमार कुमारी प्रथा देखने को मिलती है। कौल प्रजाति की बात करें तो उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? तो कौल प्रजाति थी। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कौल प्रजाति थी। कौल प्रजाति दिखने में कैसे होते हैं? कुरूप व भद्दे होते हैं। जो कौल प्रजाति के लोग होते हैं वो देखने में कुरूप व भद्दे थे। साहित्य ग्रंथों में कौलों का वर्णन मुंड या सवर नाम से मिलता है। किस किस नाम से मिलता है? मुंड या सवर नाम से साहित्य ग्रंथों में मुंड या सवर नाम से इनका नाम क्या मिलता है? मुंड या सवर नाम मिलता है किनका? कौलों का। कौल प्रजाति के लोग नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करते हैं। ठीक है, जो कौल प्रजाति के लोग होते हैं वो नाग पूजा के साथ साथ लिंग की पूजा भी करते हैं। कुमार कुमारी प्रथा कौल प्रजाति में मिलती है। शिव प्रसाद डबराल कौल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम प्रजाति मानते हैं। कौन मानते हैं? शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड में और अन्य अगर जातियों की बात करें, जैसे कि उत्तराखंड में पांच जातियां हैं जिन्हें 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। ठीक है,
उत्तराखंड में 5 जातियों को क्या करा गया 1967 में। 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। राज्य की 65 जातियों को 1976 में एससी घोषित किया गया। कितनी जातियों को? तो 65 जातियों को 1976 में एससी घोषित किया गया। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो थारू जनजाति है। और राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो राजी जनजाति है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण कितने परसेंट है? यानी एसटी को आरक्षण 4% है। एससी को कितने आरक्षण दिया गया है राज्य के अंदर? 19% दिया गया है। और ओबीसी को कितना दिया गया है? 14% का आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला उधम सिंह नगर है। किनकी? अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक आबादी वाला जिला उधम सिंह नगर है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा देहरादून है। अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। उसके बाद कौन सा है? टिहरी है। और टिहरी प्रतिशत में भी है। ठीक है, टिहरी प्रतिशत में भी है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित कितनी हैं? तो 2 सीटें आरक्षित हैं। पहला कौन सा है? नानकमत्ता है। दूसरा कौन सा है? चक्राता। नानकमत्ता यानी उधम सिंह नगर में, और चक्राता देहरादून का क्षेत्र जो है वो एसटी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पौरव वंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? किस वंश में? पौरव वंश में, पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को बला अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बला अध्यक्ष कहा जाता था। इससे जो हमें बातें याद रखनी है वो क्या बातें याद रखनी है कि पौरव वंश के शासक ब्रह्मपुर राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। इनके ताम्र पत्रों में शासकों का उल्लेख पौरव वंश क्या मिलता था? शासकों का उल्लेख जो मिलता था पौरव वंश मिलता था। पौरव वंश के संस्थापक कौन हुए? पौरव वंश के संस्थापक राजा विष्णु बर्मन था। कौन थे पौरव वंश के संस्थापक? राजा विष्णु बर्मन थे। और कुलदेव वीणेश्वर स्वामी थे। कुलदेव कौन थे? तो वीणेश्वर स्वामी इनके कुलदेव थे। पौरव शासकों की उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज परम भट्टारक इनकी क्या थी? इनकी उपाधि थी। निवास स्थल की बात करें तो निवास स्थल को कोट कहा जाता था। इनके सेना नायक को बलाध्यक्ष कहा जाता था। और भूकर वसूलने वाले नायक को मार्गक कहा जाता था। जो भूकर वसूल करते थे उनको मार्गक कहा जाता था। पौरव काल में 2 तरह की भूमि होती थी, केदार भूमि व सारी भूमि। केदार भूमि वह भूमि होती थी जो सिंचित भूमि होती थी। सारी भूमि असिंचित भूमि होती थी। भूमि मापने के लिए द्रोणवापम और तुल्यवापम विधि का प्रयोग होता था। तो पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को बलाध्यक्ष कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पवार राजवंश का 55वें राजा कौन थे? पवार वंश के 55वें राजा कौन हुए? तो पवार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह हुए। कौन हुए? सुदर्शन शाह पवार वंश के 55वें राजा होते हैं। पवार वंश के संस्थापक कौन होते हैं? तो पवार वंश के संस्थापक कनकपाल होते हैं। कौन होते हैं? कनकपाल होते हैं। और कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी यानी चांदपुर गढ़ को क्या बनाया? इन्होंने राजधानी बनाया। और चांदपुर गढ़ कहाँ है? तो चमोली में है। और राजधानी कब बनाते हैं? तो 888 ईस्वी में ये राजधानी बनाते हैं। किसको? चांदपुर गढ़ को, जो कि चमोली में है। सुदर्शन शाह की बात करें, सुदर्शन शाह का काल जो हमें देखने को मिलेगा, सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल हमारा है 1815 से लेकर और कब तक? 1856 तक का इनका कार्यकाल है। 59 तक, 1815 से लेकर 1859 तक इनका हमें शासनकाल देखने को मिलेगा। और राजधानी इनके द्वारा टिहरी को राजधानी बनाई जाती है। और कब बनाई जाती है? 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी को राजधानी बनाया जाता है। सुदर्शन शाह एक कला प्रेमी कवि था, इसलिए सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है। और किनके द्वारा ये कहा गया? मूरक्राफ्ट ने कहा सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि। 1823 में
टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के द्वारा कराया गया या सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था। 1824 में रवाई परगना को टिहरी राज्य में शामिल किया गया। 1848 में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन बनाया जिसे पुराना दरबार कहा जाता था। सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण व सयाणा की नियुक्ति की थी। अजब राम के द्वारा दाता ज्ञाता का सूरमा कहा गया सुदर्शन शाह को। दाता ज्ञाता का सूरमा किसके द्वारा सुदर्शन शाह को कहा गया? तो अजब राम के द्वारा कहा गया। यह दाता ज्ञाता का सूरमा किनको कहा जाता है? तो सुदर्शन शाह को कहा जाता है। सुदर्शन शाह ने अपने आप को सूरत कवि के नाम से संबोधित करता है। सुदर्शन शाह अपने आप को किस नाम से संबोधित करता है? सूरत कवि के नाम से संबोधित करता है। सुदर्शन शाह ने कवि सूरत के नाम पर सभासार ग्रंथ की रचना 7 खंडों में की थी। और किस भाषा में रचना की? तो ब्रज भाषा का ये प्रयोग करता था। कौन? सुदर्शन शाह किस भाषा का प्रयोग करता था? तो ब्रज भाषा का प्रयोग करता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, मैकतोली शिखर स्थित है। तो मैकतोली शिखर भैया किस राज्य में स्थित है? तो बागेश्वर में। मैकतोली जो शिखर है या मैकतोली जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? तो बागेश्वर में है। बागेश्वर के अगर ग्लेशियर की बात करें तो सुंदरडुंगी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में है। सुखराम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो ये 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 400 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसके अलावा कपनी ग्लेशियर और मैकतोली ग्लेशियर ये बागेश्वर के अंदर हैं। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर की बात करें तो मिलम ग्लेशियर जो कि 16 किलोमीटर लंबा है। मिलम ग्लेशियर कितना लंबा है? तो 16 किलोमीटर लंबा है। और कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ के अंदर है। काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर व हीरामढ़ी, पिनोरा, रालम, पॉन्टिंग ये ग्लेशियर सब पिथौरागढ़ के अंदर हैं। चमोली की ग्लेशियर की बात करें तो दूनागिरी ग्लेशियर, हिपराबमक ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपंत व भागीरथी ग्लेशियर चमोली जिले के अंदर हैं। ठीक है, तो ये कुछ ग्लेशियर थे और राज्यों से जिनका संबंध था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म जो होता है वो नैनीताल में होता है। कहाँ पर होता है? नैनीताल के अंदर। किनका जन्म होता है? जिम कॉर्बेट का जन्म होता है, जो कि पर्यावरण प्रेमी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सती कुंड स्थित है। सती कुंड कहाँ स्थित है? तो सती कुंड जो स्थित है वो हरिद्वार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। ठंडे कुंडों की बात करें, सूर्य कुंड और नंदा कुंड ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। नंदी कुंड रुद्रप्रयाग के अंदर है। देवी कुंड कहाँ है? बागेश्वर में है। और नंदी कुंड एक चमोली के अंदर भी है। ऋषि कुंड, वेदनी कुंड, हेमकुंड, होम कुंड, गौरी कुंड, नाग कुंड व सप्त कुंड ये कहाँ हैं? चमोली के अंदर हैं। ये सभी कैसे कुंड हैं? तो ये सभी ठंडे कुंड हैं। गर्म कुंड की बात करें तो गर्म कुंड की बात करते हैं तो सूर्य कुंड जो कि यमुनोत्री उत्तरकाशी के अंदर है। ये कैसा कुंड है? तो ये गर्म कुंड है। तप्त कुंड कहाँ है? बद्रीनाथ चमोली में है। ये भी गर्म कुंड है। भाप कुंड जो कि तपोवन जोशीमठ चमोली के अंदर है, जो कि गर्म कुंड है। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग के अंदर है। ये भी गर्म कुंड है। और कौन सा कुंड? गंगानी जो कि गंध युक्त है। और कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में है। ये भी कैसा कुंड है? तो ये भी गर्म कुंड है। ठीक है, तो सती कुंड स्थित है कहाँ? सती कुंड हरिद्वार के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जनक ताल किस जिले में स्थित है? कौन सा ताल? जनक ताल किस जिले में स्थित है? कौन सा ताल? जनक ताल किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है ताल। इसके अलावा और जो ताले हैं जैसे कि सहस्त्रताल कहाँ है? तो टिहरी गढ़वाल में है। यह टिहरी गढ़वाल का भैया सबसे बड़ी क्या है? टिहरी गढ़वाल इस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और सबसे गहरी झील भी है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल की सबसे बड़ी झील है ये और सबसे गहरी झील सहस्त्रताल है। अप्सरा ताल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल के अंदर है। और दुग्ध ताल की बात करें तो ये पौड़ी गढ़वाल के अंदर है। रूपकुंड जिसको रहस्यमय ताल भी कहते हैं, ये चमोली के अंदर है। होमकुंड की बात करें तो चमोली में है।
भीमताल की बात करें तो ये नैनीताल के अंदर है, जो कि इसका आकार कैसा है तो त्रिभुजाकार है, और पानी का रंग इसका कैसा है इस ताल का तो नीले कलर का है, और कुमायूं का सबसे बड़ा ताल भीमताल है। नौकुचिया ताल की बात करें तो ये 9 कोनों वाला ताल है और सबसे गहरा ये ताल है। कैसा ताल है ये तो सबसे गहरा ताल है। नैनीताल कहाँ है तो नैनीताल के अंदर है। सात ताल कहाँ है नैनीताल के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ तालें हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, लेक ऑफ, कौन सा, लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है। क्या लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है हेमकुंड ताल को क्या कहा जाता है, लेक ऑफ स्नो जो कहा जाता है हेमकुंड ताल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है तो राज्य का प्रथम दैनिक पत्र पर्वतीय पत्र है। कौन सा पत्र है तो पर्वतीय पत्र है। और क्या याद रखने हैं, और हमें ये भी याद रखना है कि समय विनोद, ठीक है, समय विनोद जो कि प्रकाशित कब होता है 1868 में। ठीक है, 1868 में प्रकाशित होता है। कहाँ से, नैनीताल से प्रकाशित होता है, और किनके द्वारा, जयदत्त जोशी के द्वारा प्रकाशित होता है। यह राज्य का पहला हिंदी उर्दू समाचार पत्र है। समय विनोद राज्य का सबसे पहला हिंदी उर्दू समाचार पत्र है, जो कि 1868 में नैनीताल से प्रकाशित होता है, और किनके द्वारा, जयदत्त जोशी के द्वारा। जयदत्त जोशी कौन होते हैं, समय विनोद के संस्थापक होते हैं। गढ़वाल की बात करें तो ये 1902 में लैंसडाउन पॉली से गिरजा प्रसाद नैथानी के द्वारा प्रकाशित होता है। गढ़वाल में हिंदी का ये प्रथम पत्र होता है। गढ़वाली की बात करें ये 1905 में देहरादून से गिरजा प्रसाद नैथानी के द्वारा प्रकाशित किया गया, ये संस्थापक थे इसके। बाजार बंधु की बात करें तो 1913 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है। पुरुषार्थ की बात करें तो 1917 में दुगड्डा, और ये गिरजा प्रसाद और ललिता प्रसाद इसके कौन होते हैं, संस्थापक होते हैं। शक्ति की बात करें ये 1918 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है, जिसके संस्थापक बद्रीदत्त पांडे होते हैं। और तरुण कुमायूं जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ लैंसडाउन से, और जिसके संस्थापक मुकंदी लाल होते हैं। तो ये कुछ पत्र और पत्रिकाएं हैं या अखबार हैं, और कब कब कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुए हैं, और इसके कौन कौन संस्थापक रहे हैं, उन पर हमने डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हिमालय के किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालय के किस श्रेणी में सबसे ज़्यादा जीवाश्म हमें मिलते हैं तो वो शिवालिक हिमालय के अंदर। कहाँ पर मिलते हैं, शिवालिक हिमालय के अंदर देखने को मिलते हैं। भावर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। इसकी औसत चौड़ाई 10 से कितना 20 किलोमीटर, औसत चौड़ाई कितनी है 10 से 20 किलोमीटर है। पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। इस पर्वत श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई कितनी है तो 700 से 1200 मीटर तक की क्या है, चोटियों की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। व्रत या हिमालय क्षेत्र की बात करें, उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक और ऊंचाई 4500 से लेकर 7817 मीटर तक है। यह श्रेणी राज्य में 6 जिलों में पूर्व व पश्चिम में फैली हुई है। कौन सी, व्रत या हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। हिमालय की किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं तो शिवालिक हिमालय में सबसे ज़्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है तो केशव दास अनुरागी हैं नाद नंदिनी पुस्तक के कौन लेखक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में चमड़े के कार्य को करने वालों को क्या कहा जाता है। ठीक है, किसके, राज्य में चमड़े के कार्य को करने वाले को क्या कहा जाता है तो सारकी कहा जाता है। और लकड़ी के काम को करने वाले को क्या कहा जाता है तो उनको बढ़ई कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको तो बढ़ई
कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करेंगे, हिडम्बा पर्वत कहाँ स्थित है? कौन सा पर्वत? हिडम्बा पर्वत कहाँ स्थित है? तो हिडम्बा पर्वत जो स्थित हमारा है वो नैनीताल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। राज्य की प्रमुख चोटियों की अगर बात करें, किसकी? राज्यों की प्रमुख चोटियों की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सी चोटियां हैं? जैसे कि नंदा देवी पश्चिमी की बात करें तो ये चमोली के अंदर है और इसकी हाइट कितनी है? 7,817 मीटर नंदा देवी पश्चिमी चोटी की हाइट है। कामेट की बात करें तो कामेट की ऊंचाई कितनी है? तो 7,756 मीटर कामेट की ऊंचाई है। ये भी कहाँ है? चमोली में है। नंदा देवी पूर्वी की बात करें, इसकी हाइट 7,434 मीटर है, जो कि चमोली और कुछ हिस्सा इसका पिथौरागढ़ में देखने को भी मिलता है। माड़ा की बात करें तो माड़ा की हाइट कितनी है? 72 मीटर, जो कि चमोली में है। और बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ की हाइट है 7140 मीटर, जो कि चमोली में है। पंचाचूली पंचाचूली की हाइट कितनी है? तो 6904, जो कि पिथौरागढ़ में है। भागीरथी की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 6856 मीटर, उत्तरकाशी में है। श्रीकंठ की बात करें तो इसकी हाइट है 6728 मीटर, उत्तरकाशी में है। हाथी पर्वत की बात करें तो इसकी हाइट है 67 मीटर, जो कि चमोली में है। गंगोत्री की बात करें तो 6672 मीटर, जो कि उत्तरकाशी में है। और यमुनोत्री की बात करें जिसकी हाइट 64 मीटर, उत्तरकाशी के अंदर है। तो राज्य की प्रमुख चोटियां हैं जिनकी हाइट और किस जनपद में है उन पर हमने डिस्कस किया। और क्वेश्चन हमारा जो था, हिडम्बा पर्वत कहाँ स्थित है? तो हिडम्बा जो पर्वत है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो कुछ हमने चोटियां देखी हैं, चोटियों से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।